और हम केमिकल इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर उसको स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरीके से होता है, नहीं इक्विलिब्रियम ही चैप्टर दो तरीके से होता है। एक तो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। हम केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। इस केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि केपी होगा। पहले तो के इक्विलिब्रियम पढ़ सकते हैं। अब केमिकल जो इक्वेशन होती है केमिकल इक्विलिब्रियम में, क्या होगा ना, स्टार्ट कब होगी केमिकल इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी आगे जाने की रिएक्शन और पीछे जाने की रिएक्शन अगर बराबर है तो कंडीशन नहीं है तभी होगी वो, ठीक है। जो केमिकल इक्विलिब्रियम में होता है ना, उसकी रिएक्शन को अचीव विद क्लोज वेसल्स, बंद वेसल्स के अंदर, जैसे कि ये कुप्पी ना, इस तरह बंद वेसल्स के अंदर करते हैं ना। और थर्मोडाइनमिकली हम क्या सकते हैं कि डेल्टा जी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है ना, उसमें क्या होता है ना, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब होगा जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनने का। रिवर्सिबल में क्या होगा, एक बार प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया, फिर रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो होगा रिवर्सिबल, ठीक है। नहीं, जिस तरीके से यहाँ दे रखे हैं ये बन जाएगा, अमोनिया से फिर दोबारा गैस में भी परिवर्तित हो जाता है। हम ना वे क्वेश्चन पढ़ेंगे डायरेक्ट एकदम। देखो मास है ना, एक एक होता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन। देख N1 है, A N1 प्लस N2B से M1C प्लस M2D, ये क्या है, रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक। अब R, जो R है कांस्टेंट है, R F का मतलब फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड ये हो, B है बैकवर्ड। देख बी का मतलब बैकवर्ड है, यानी रिएक्शन इधर से इधर भाग गई, और फॉरवर्ड का मतलब इधर से इधर जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना है ना। देखिए आर फॉरवर्ड में क्या होगा ना, के एफ फॉरवर्ड मतलब ए की पावर जो यहाँ पे शुरू में रहेगा ना, वो पावर में चल जाएगा, N1 बी की पावर N2, ठीक है। फिर उसके बाद है आर बी बैकवर्ड, के बी सी की पावर M1 डी की पावर M2, ठीक है ना। तो देख यहाँ पे ये लिख रखा है मैंने, यहाँ पे जो आर है वो रिप्रेजेंट करेगा रिएक्शन रेट। इसको बोलते हैं रिएक्शन का रेट कितना होगा, दर कितनी होगी इसकी। और के एफ और के बी है वो रेट कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है ना, फॉरवर्ड के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, ये होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट हो गए, ये वैल्यू रख दी, ये वैल्यू रख दी, है ना। अब इसमें ना कुछ, अगर हम उस इक्विलिब्रियम की जगह हमने क्या रख दिया कि एट कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन सांद्रता के आधार पर क्या होगा, के सी होगा, ठीक है ना। तो C M1 D M2 और A N1 और B N2, ये फॉर्मूला होगा। एट पार्शल प्रेशर, अगर प्रेशर के रूप में लिख रहे हैं हम उसको, तो Kp होगा, ये Kc होगा। फिर आएगा Kp क्या होगा, यहाँ PC M1 PD M2 PA N1 और PB N2 वही होगा, ठीक है। यानी ये सांद्रता के रूप में होगा, ये प्रेशर के रूप में होगा, पार्शियल प्रेशर के रूप में। ये हो गया मोल फ्रैक्शन, जिसे मोल प्रभाज कहते हैं, है ना। इसमें भी क्या होगा, XCM1 XDM2, उसी तरीके से होगा फॉर्मूला, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो होता है रिएक्शन कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होगा ना, एट, ये होता है एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन छोड़कर किस इक्विलिब्रियम कंडीशन को छोड़कर हम जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होगा उसको कभी भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, देख भाई इससे नहीं पता चलेगा जी कि रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी इस कोएफिशिएंट से, ठीक है। तो ये है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को ये ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोएफिशिएंट रिएक्शन ये है कंसंट्रेशन पर, प्रेशर पर ये है, ठीक है ना। तो ये है रिएक्टेंट और ये है प्रेशर। अगर
फोर ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन हुई इन्फिनिटी पे तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, तो इन्फिनिटी वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आएगा तब समझ में आएगा। पहला फॉर्मूला याद कर लो, है ना। अब ये है रिएक्शन रिलेशन बिटवीन के पी और के सी। जो के पी और के सी में रिलेशन आता है क्वेश्चन पर, तो के पी बराबर ध्यान रखना, के पी बराबर क्या होता है, के सी आर टी डेल्टा एन जी। जी का मतलब यहाँ गैस, ठीक है ना। अब यहाँ पे डेल्टा एन जी, देखो यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इससे पता चल जाएगा रिएक्शन। क्वेश्चन ही से बनते हैं ज़्यादातर। डेल्टा एन जी, देखो डेल्टा एन जी निकाल लेंगे हम गैस के लिए, तो एन का मतलब मोल है ना, तो एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो एन प्रोडक्ट और एन रिएक्टेंट, अगर वैल्यू डेल्टा एन जी की जीरो हो जा, जीरो वैल्यू हो जाएगी। देखो अगर किसी की पावर जीरो होती है ना, उसकी वैल्यू एक होती है, ये ध्यान रखना हमेशा ना। जैसे कि मान लो कि आर टी की पावर जो होगी ना, आर टी उसकी पावर अगर जीरो आएगी तो इसकी वैल्यू पूरी की क्या हो जाएगी, एक। तो जाहिर सी बात है कि अगर डेल्टा इसकी वैल्यू जीरो हो जा तो के पी बराबर कैसी हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो यहाँ क्या होगा, देखो ये दो मोल थे, ठीक, इसका भी एक मोल इसका भी एक मोल, तो ये टोटल इधर कितना होगा, दो मोल। तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा, के पी बराबर के सी। अब केस नंबर सेकंड, अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या होगा, प्लस में आ जा। प्लस का मतलब ये है कि 100 तो ज़्यादा ही होगी, एक भी हो सकती है, मतलब प्लस में रहेगी, माइनस बन जाएगी। तो उस टाइम क्या होगा ना, डेल्टा एन जी की पावर एक होगी, तो के पी बराबर क्या होगा, के सी आर टी होगा। तो के पी उस टाइम ज़्यादा होगा के सी से, ठीक है ना, क्योंकि अगर के सी की वैल्यू निकालो तो आर टी का नीचे आ जाएगा ना। अगर उसकी पावर माइनस में आ जा, क्या हो जा, अगर माइनस में आ जाती है उसकी पावर, तो माइनस का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव यू आ गया, हमें पता है कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव हो ना, उसको हम उसके डिवीजन में लेकर चल जा तो वैल्यू प्लस हो जा, होता है ना, होता। तो क्या होगा कि के पी में जो के सी होगा, आर टी क्या होगा, इसके बटे आ जाएगा। तो आर टी इधर मल्टीप्लाई कर देगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो के सी होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और के पी की वैल्यू हो जाएगी कम। यानी इस तरह होगा ये, के पी बराबर के सी अपॉन आर टी। अभी इसकी मल्टीप्लाई में चल जाएगा ना, तो ये कंडीशन आ जाएगी ना। अब रिलेशन बिटवीन हो सकता है भाई के पी के सी और के एक्स। तो जो के पी है, के एक्स पी टी यानी टोटल प्रेशर, डेल्टा एन जी भी हो सकता है, ठीक है ना। और के पी बराबर के सी आर, ये तो था ही फॉर्मूला। तो पी टी टोटल प्रेशर हो सकता है, टी फोर यहाँ टेम्परेचर, और जी फोर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, ठीक है ना।